बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। 22 सिंधिया समर्थक ही दावेदार। टिकट पर उभरे असंतोष के स्वर। असंतुष्टों को मनाना होगा कठिन। अपने उसी बयान पर अभी भी अटल है। नहीं, पार्टी साथ होगी। तो बीजेपी में ही है, कांग्रेस जाने का कोई विकल्प अभी खुला नहीं है। मैं पार्टी के साथ होगी। आपकी बात हुई किसी नेता से दूसरे कांग्रेस? मैं सभी पार्टी के साथ बोला। नहीं, बीजेपी ने माना नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर ही कर दिया। डिक्लेयर कर दिया। तो वो आप हैं कि वो है, ये सवाल पैदा हो रहा है ना कि मनोज चौधरी जी हैं कि दीपक जोशी जी हैं, मैदान में कौन है? पार्टी ने बोल दिया ना मनोज चौधरी आएंगे मैदान। आप मेहनत पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी प्रदेश मुखिया वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वे खुश तो नहीं हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उपचुनाव में टिकट उन्हें नहीं, कांग्रेस से आए मनोज चौधरी को मिल रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए कह दिया था कि टिकट नहीं मिलता है तो विकल्प खुले हैं। शायद यही वजह है कि बीडी शर्मा ने उनको सफाई देने तलब किया हो या फिर उन्हें समझाने बुलाया हो। दीपक जोशी ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार भी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य भी खुश नहीं है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी असहज हैं। उपचुनाव में टिकट को लेकर सुनाई दे रहे नाराजगी के स्वर बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं। बिल्कुल किसी ने कोई बयान नहीं दिया। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता है। कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं और सब लोग मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं, सहज रूप से मिलने आए। कांग्रेस जो डोरे डाल रही है, देखो कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर? कांग्रेस के पास जनता ने कांग्रेस को दुत्कार दिया। कांग्रेसी इसके अलावा दूसरा और काम क्या कर सकते हैं? इसलिए कोई लेना देना। भारतीय जनता पार्टी के ये जमीनी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। दीपक जोशी सहज तौर पर कार्यालय मिलने आए थे। बीजेपी के दिग्गज दावे भले ही करें, लेकिन सत्ता खोने के बाद खार खाई बैठी कांग्रेस उसकी राह में कई पैंचोखम खड़े करने में जुटी है। वो बीजेपी के असंतुष्टों पर डोरे डाल रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने भी उम्मीदवारों का चयन करना नाको चने चबाना जैसा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दीपक जोशी अकेला एक व्यक्ति नहीं है। वो सारे के सारे 22 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की बात कर रही है। और अगर निश्चित तौर पर ऐसा होता है तो जो पूर्व में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए जो लोग संघर्ष करते रहे थे, तो कहीं न कहीं उनके हक और अधिकार का हनन हो रहा है। राजनीति का चरित्र कुछ ऐसा है कि इसमें ऑल इज वेल ज्यादा दिन नहीं रहता। पहले दोनों दलों के सामने टिकट का टंटा है तो बदले सियासी समीकरण भीतरघात के संकेत देते हैं। यह स्थिति दोनों तरफ बन सकती है। बीजेपी को उनसे खतरा होगा जो कांग्रेस से आए नेताओं को मन मार के बर्दाश्त करेंगे। उधर कांग्रेस की राह में बागी हुए नेता रोड़ा अटकाएंगे। ये नेता अपने पुराने साथियों को बरगला सकते हैं। कुल मिलाकर उपचुनाव की लड़ाई में दोनों तरफ ऑल इज नॉट वेल की स्थिति हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल क्वेश्चन मार्क। क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं है? दरअसल राजनीति की जो चुनौती है, राजनीति की जो नियति है, वो बड़ी कठिन होती है और जबरदस्त परीक्षा लेती है। एक शेर है कि पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर। पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर। किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। अब आपके विधानसभा क्षेत्र में, जिससे भले ही पिछला चुनाव आप नहीं जीत पाए हैं, और अब जब बाई इलेक्शन की नौबत है तो चुनाव भी वो लड़ेगा जो पिछले चुनाव में कांग्रेस में था और अब वो बीजेपी में है। मतलब चुनौती क्या है कि अब आप मनोज चौधरी जी की उम्मीदवारी का समर्थन करिए, उनके पक्ष में हाट पिपल्या में जनसभाओं को संबोधित करिए, मतदाताओं के पास जाइए उसी उम्मीदवार को लेकर जिसने आपको पराजित किया था कि इनको जिताइए। और अगर कहीं कोई कोताही बरती जाती है तो अनुशासनहीनता रूपी जो पार्टी का चाबुक आबुक जैसे शब्द तो अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन जो उसका एक दायरा है अनुशासनहीनता, उसके दायरे में आप आ जाएंगे। और राजनीति में ये निर्मम तथ्य हमने कई बार देखा है कि अपने धुर विरोधी का हाथ उठाकर
मुस्कुराना पड़ता है मंच पर, आपको खिली हुई मुस्कुराहट के साथ ये कहना पड़ता है कि इनको जिताना, और हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, हम सब साथ चलेंगे। लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान नहीं है। और वो लोग जो इसको बहुत, हम मीडिया से भी लोग बड़ी आसानी से पूछ लेते हैं तो क्या मनोज चौधरी जी की उम्मीदवारी हो गई है। लेकिन आप समझ सकते हैं उस नेता को जिसने वहाँ से चुनाव लड़ा है, जो उसकी सीट है, जो परंपरा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बहुत राजनीति भी बहुत कठिन परीक्षाएं मांगती है, और यही वजह है कि आप और हम किनारे बैठकर राजनीति की आलोचना कई बार करते हैं, लेकिन राजनीति में जाने का साहस इसलिए भी, भले ही हम कहें कि अच्छे लोगों के लिए या भद्र लोगों के लिए कितनी जगह है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, राजनीति करना किसी के बूते का नहीं है साहब इतनी आसानी से, क्योंकि लंबा लंबा संघर्ष, और उसके बाद भी शिखर पर पहुंचकर कब फिसल जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनके साथ इस बेहद अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे, और कुछ बेहद महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेताओं में शुमार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव जी हमारे साथ हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह राठौर जी। बुंदेलखंड के दो दिग्गज नेता अलग अलग पार्टी के हमारे साथ हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। वो जबलपुर से हमारे साथ हैं। गोपाल जी, पहले मैं टिप्पणी आप ही की लेकर इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। बहुत मैंने एक शेर भी पढ़ा कि पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र। दीपक जोशी जी इस समय किन अनुभूतियों से गुजरे होंगे, ये आप और हम और सब समझ सकते हैं, उस पर टीका टिप्पणी चलती रहेगी, लेकिन एक राजनेता के मन की पीड़ा, उसकी तकलीफ, ये सब बहुत आसान नहीं होता। और राजनीति को किनारे बैठकर देखने वाले जो लोग हैं, जो इसको बहुत आसान सरल मानते हैं, क्या किस तरह आप विश्लेषित करते हैं इसको? शरद जी, आपने कहा जी, ये आंशिक रूप से सत्य है। जी, आंशिक मैं इसलिए कहूंगा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है जी, बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि राजनीति संभावनाओं का पर्यायवाची, जी, परिस्थितियों का पर्यायवाची हो गई, और इस कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। प्रदेश में भी बनी, अन्य राज्यों में भी बनी। कभी कभी देश में अपन पिछले समय देखें, चंद्रशेखर जी के समय या फिर अन्य दूसरे कार्यकालों में देखें जी, तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बनी है। ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से पार्टियों के लिए काम करना, सही उम्मीदवारों का चयन हो जाए, या जो कमिटमेंट होते हैं, जो वचनबद्धता होती है, जो पर्दे के बाहर पर्दे के पीछे जो सब बातें होती हैं, उनको कैसे क्रियान्वित करना ताकि प्रामाणिकता बनी रहे, राजनीति में विश्वसनीयता बनी रहे जी, और संबंधों में दरार ना आए। और इस कारण से आवश्यक है कि कुछ समझौते करना पड़ते होंगे, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस सारे विषय में कभी शामिल नहीं रहा। लेकिन इतना कह सकता हूं मैं कि कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ जो कुछ भी हुआ होगा, नीतिगत हुआ होगा, सैद्धांतिक भी हुआ होगा जी, और राज्य के हित में हुआ होगा, यही मान के चलता हूं। तो मेरे पार्टी के और मेरे दल की जहां तक बात है, मैं मान के चलता हूं कि जो भी उम्मीदवार रहे होंगे और नहीं जीत पाए, और उनके एवज में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 1.5 साल पहले चुनाव जीते या 1.25 साल पहले चुनाव जीते जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और इसमें जब पार्टी ने तय कर लिया कि एक लंबे और एक बड़े एक प्रकार से मैं कहूंगा कि उपलब्धि के लिए यदि छोटे मोटे हमें त्याग करना पड़े तो ये त्याग कर लेना चाहिए। और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी और प्रदेश नेतृत्व ने भी ये सारी की सारी बातें की हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कोई अनहोनी नहीं है। राजनीति, जैसे मैंने कहा, एक तो संभावनाओं का भी खेल है और परिस्थितियों का भी खेल है। परिस्थितियां ही बनाती हैं, परिस्थितियां ही मिटाती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा गोपाल जी, लेकिन बस इतना मैं इसमें थोड़ा सा विनम्रता से सबमिशन जो मुझे लगता है विश्लेषण का एक सिरा हो सकता है, सहमति असहमति हो सकती है, कि जब आप किसी से कुछ त्याग की बात करते हैं तो एक बहुत गरिमामय तरीके से सारी प्रक्रिया संपादित भी इस तरह हो कि उस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति को जिससे कुछ मांगा जा रहा है, कर्ण की तरह उसके कवच कुंडल लिए जा रहे हैं,
तो उससे इतना भी कह दिया जाए कि सूर्य पुत्र हो भाई, आप तो दिगंत को रोशन करने वाले अद्भुत वीर हो, आपसे हम सिर्फ आपके कवच कुंडल मांग रहे हैं, उसके बाद भी आपकी मेधा, आपकी प्रतिभा यथावत रहेगी और आप जिस पार्टी, जिस दल में हैं उसमें सम्माननीय, पूजनीय बने रहेंगे। बहरहाल मैं राठौर साहब की तरफ भी आता हूं। वो भी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी परिस्थितियों से बहुत गुजरे हैं कि निर्दलीय हो गए और पार्टी की तरफ से टिकट मिलते मिलते चूक गया। जी 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 गोपाल जी, आप जो चर्चा कर रहे हैं कर्ण की, जी, ये द्वापर की बात है, कलयुग में, वर्तमान में हम कलयुग में हैं। जी जी, हम लोग कलयुग में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और इसका जी बिल्कुल सही कहा आपने। राठौर साहब, आप क्या कहेंगे पूरे मामले पर? राजनीतिक टिप्पणी भी आपकी और आपकी एक राजनेता की अनुभूत टिप्पणी भी। जी विजय जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात और गहरी बात। जी, हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय गोपाल भार्गव जी, जो बुंदेलखंड के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, जी, उन्होंने ही कह दी जी कि राजनीति जो है, मैं उसमें संशोधन कर रहा हूं, दुर्घटनाओं का खेल भी है। जी जी, जो उन्होंने शब्द जोड़े हैं उसमें मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं कि राजनीति दुर्घटनाओं का भी खेल है। जी, और उनकी पीड़ा आपने खुद सुनी कि इतना सब कुछ हुआ और ऐसी पार्टी में जो चाल चरित्र और चेहरे के नाम से जो है विख्यात है, जो खुद ही कहते हैं, और उसमें उन्होंने ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई साहब थे और नेता प्रतिपक्ष को भी इस चर्चा में शामिल करने लायक नहीं समझा गया, तो इनकी मन की पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हमारे बुंदेलखंडी में एक कहावत है कि जबरा मारे रोन न दे, जबरा मारे रोन न दे। तो वो स्थिति हमारे अकेले भार्गव जी नहीं, ऐसे और जो अभी पिक्चर बाकी है ब्रजेश जी, थोड़ा तो रुकना चाहिए। आप तो निर्णायक फैसला सुना रहे हैं। जी जी जी, नहीं सुना नहीं रहे हैं, तो अब जो सच्चाई है वो बयान कर रहे हैं जी। और ये उनकी जगह हम होते तो शायद हमारे ऊपर भी यही होती, क्योंकि हमने भी, आपने पहले ही कह दिया कि निर्दलीय रह के भी 2 बार चुनाव जीते हैं, तो कुछ हमने भी भोगा है। तो वो मन की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, चाहे रुस्तम सिंह जी हों, चाहे लाल सिंह आर्य जी हों। और कुछ लोग गंभीरता से चुप रह जाते हैं और कुछ जो है ऐसे लोग जो अपने भाव को नहीं छुपा पाते, हमारे छोटे भाई दीपक जोशी जैसे सामने आके अपनी सच्चाई को बयान कर देते हैं। अब उस पर चाहे वो कठोरता से गाज गिरने की वो हो, चाहे दूसरी बात हो। ग्वालियर में अध्यक्ष का निर्णय हुआ, आपने देखा ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं जी। तो जहां जो चुनाव लड़ता है और निरंतर लड़ता है, स्वाभाविक रूप से वहां ये विरोधाभास होते हैं। जहां तक हम लोगों का सवाल है, हमारे हाथ से तो जो जाना था वो चला गया या छीन लिया गया। आपको भी मालूम है कि हम लोग किसी को बहलाने फुसलाने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। हम अपने काम के आधार पर, जिस तरीके से माफिया के खिलाफ हमारी सरकार ने जंग की थी, जिस हिसाब से चाहे वो भूमि माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, जिस तरीके से शुद्ध से युद्ध की लड़ाई हम लड़ रहे थे, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उनको हम दुगना करने का हमने काम किया और 1000 हम करने वाले थे। बच्चियों की शादी के लिए 1000 रुपया, ऐसे एक नहीं अनेकों योजनाएं थी जिनके आधार पे हम बढ़ रहे थे और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का। राठौर साहब, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के ये समीकरण कांग्रेस को लाभ पहुंचाएंगे? जी देखिए, कांग्रेस इन समीकरणों के भरोसे नहीं है। कांग्रेस अपने काम के दम के ऊपर मैदान में जाएगी। और जैसा मैं आपको बता रहा था, गौशाला खोलने की बात हो, चाहे एक नहीं सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो हम बोल सकते हैं। तो हमने अपना 1.5 साल के अंदर 6 माह तो हमारा लोकसभा के चुनाव और दूसरे उसमें निकल गया, 1 साल का जो वक्त मिला उसमें जो है पूरा काम करने का प्रयास किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने काम के दम के ऊपर हम जाएंगे। और जिस अनैतिक तरीके से इस सरकार को गिराया गया, आम जनता, मध्य प्रदेश के जनमानस ने जो आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, और जिस गलत तरीके से खरीद फरोख्त करके या दबाव बनाकर या अपहरण करके जो है जिस तरीके से ये आज स्थिति बनी है, ये लड़ाई का कारण इनको ही लेके डूबेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ये झगड़ा आप देखिए, जो कांग्रेस के स्थितियां थी अब वो बीजेपी में आ गई। इमरती देवी जी कह रही हैं कि 22 मंत्री चाहिए, 22 मंत्री बनेंगे, वहां से हुक्म हो गया 22 मंत्री बनेंगे, 22 टिकट भी चाहिए। अगर 22 बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार के विधायकगण हैं,
इनका भविष्य क्या होगा। जी। तो स्वाभाविक रूप से इनके चलिए लिए मैं चिंता चैतन्य का भट्ट विषय जी की है। तरफ आता हूं, मैं और लौटूंगा जो राठौर साहब मतलब आपकी वरिष्ठ तरफ। लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो आपने क्या लेकिन करेंगे? आपने काफी महत्वपूर्ण बात जी। ये कही है, जो साहस और जो खनक आपकी आवाज में है, मैं शुभकामनाएं दूंगा आपकी पार्टी को और आपको भी कि वो खनक, वो दमक कि हम किसी समीकरण पर निर्भर नहीं हैं, हम अपने दम पर जाएंगे, अपनी ताकत पर जाएंगे, क्योंकि विजयी वही होता है जो अपनी ताकत और समग्र रूप से अपनी रणनीति और शक्ति पर विश्वास करके जाता है। चैतन्य जी, पूरे मामले पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी जी जी। देखिए शरद जी, अभी मैं दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को सुन रहा था। राठौर साहब का भी कहना है कि हम अपने काम के आधार पर जीतेंगे, लेकिन राजनीति में ये चूहा बिल्ली का खेल तो लंबे अमर से चल रहा है और चलता रहेगा। आप देखिए कि आज कमलनाथ जी का बयान था कि 6 पूर्व विधायक बीजेपी के हैं जो वो हमारे संपर्क में हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। 24 जगह उपचुनाव होने हैं, इनमें से किस स्थिति में बीजेपी रहती है और किस स्थिति में कांग्रेस रहती है, ये अभी तय नहीं हो पा रहा। जो एक अखबारों में खबर छपी है कि बीजेपी ने जो सर्वे किया है, अपना अंदरूनी सर्वे किया है, उसके आधार पे अगर ये मान लिया जाए कि 22 लोगों को सिंधिया जी के जो बीजेपी में आए हैं उनको अगर टिकट दी जाती तो उसमें से 19 लोगों का जीतना नामुमकिन है। ये उनका आंतरिक सर्वे ऐसा अखबारों में छपा। अब इसमें कितनी सच्चाई, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहाँ तक नाराजगी की बात है, तो देखिए नाराजगी तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग बरसों से पार्टी में काम कर रहे हैं और ऐसे वक्त पे जब चुनाव, नाराजगी स्वाभाविक है भट्ट साहब, लेकिन ये चुनावी समीकरणों पर कितना असर डालती है या डाल सकती है? जी, ये सबसे बड़ा सवाल यही है। नाराजगी तो है और रहेगी, वो नहीं हो सकती दूर सर। जी जी हाँ जी। मैं तो जी नहीं, वो तो सही बात कह रहे हैं, आपकी नाराजगी दूर नहीं होगी। लेकिन देखिए, जो भी वरिष्ठ नेता है या जो लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर हम मेन स्ट्रीम से हटते हैं तो हमारा जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, उमा भारती जैसे नेताओं को देखा है, प्रहलाद सिंह पटेल को देखा है, जो मुख्य धारा से हटे तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया और अंततः उन्हें पार्टी में फिर से आना पड़ा। तो ये पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें अगर नाराजी भी है तो आप देखिए कि तत्काल में सुहास भगत जी ने और वीडी शर्मा जी ने दीपक जोशी को, जो थोड़ा मुखर हो रहे थे, उनको बुलाया और उनको समझाया। ये बात अलग है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन ये बात उन्होंने स्वीकार की कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो देखिए नाराजगी तो होगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं, लेकिन जनता को भी अब ये समझ में आने लगा है कि राजनेताओं का दल बदल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज, जो उपचुनाव होते हैं उसमें निश्चित तौर पर जो सत्ता में रहते हैं लोग, वो निश्चित तौर पे जीतते हैं, क्योंकि आम जनता भी ये समझती है कि अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी के जिताएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे काम होंगे। तो उपचुनाव में निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष का फायदा होता है, ये फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अब वो बात अलग है कि अब उसमें अंदरूनी भीतर घात कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये पार्टी को देखना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित तौर पे ग्वालियर अंचल में नाराजगी तो बहुत है, बड़े बड़े लीडर हैं वहाँ के। अभी एक आप ये मान रहे हैं कि जो कहा जाता है कि बाय इलेक्शन रूलिंग पार्टी को फेवर करते हैं, आप उस विश्लेषण के सिरे को पकड़कर ये कह रहे हैं कि ये कोई चुनावी समीकरणों पर बहुत गहरा असर नहीं डाल सकता है और एज जो है वो रूलिंग पार्टी के खाते में ही आता है। गोपाल जी, ये चीज जो है ये हमने 2018 के इलेक्शन में मिलता है। जी 2018 के इलेक्शन में हमने इस नाराजगी का परिणाम मध्य प्रदेश में देखा था। हालांकि लड़ाई बहुत नज़दीकी थी और बिल्कुल बीजेपी अंतिम समय तक मैदान में थी और यही वजह थी कि एक बहुत क्लोज फाइट में, फोटो फिनिश में बहुमत न हासिल करने के बाद भी 4 सीटों के अंतर से कांग्रेस को आगे बढ़ने का मौका मिला और उसने सरकार बनाई। लेकिन असंतोष असर दिखाता है, ये हमने 2018 में देखा था। तो ये जो बाई इलेक्शंस हैं, मैं नहीं कहता कि चलिए हम विश्लेषण को पकड़कर ये माने, शिवराज जी जैसा कुशल नेतृत्व करता आपके पास है, बाई इलेक्शंस रूलिंग पार्टी को फेवर करते हैं, शिवराज जी उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में है। लेकिन असंतोष तो है सर, इस पर क्या पूरी बीजेपी को कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह से आप नियंत्रण कर लेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जी पिछले 2018 की बात करें चुनाव की, जी,
तो सभी को जानकारी के वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला जी, और सहयोग से 4-5 सीट कांग्रेस के लिए ज्यादा मिल गई जी। ये स्वाभाविक है, ये सिर गिनने का खेल है। और जो सरकारें बनती हैं वो मुंडियों की गिनती, यदि हम कहें तो मुंडियों की गिनती सरकारें बनती है जी, वोटों की गिनती होती है, वोटों की गिनती नहीं होती। लेकिन जहां तक असंतोष का प्रश्न है, मैं मान के चलता हूं कि सिर्फ विधायक बनना अपने आप में कोई संतुष्टि का प्रमाण नहीं है जी। यदि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो पहले चुनाव लड़े हैं, यदि फिर से चुनाव लड़े, विधायक बन गए, तो ये कोई अंतिम बिंदु नहीं है राजनीति का जी। संगठन के भी बहुत पद होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, निगम होते हैं, आयोग होते हैं, मंडल होते हैं, अनेकों पद ऐसे होते हैं जिनसे हम लोगों का जो सम्मान है, जो उनकी प्रतिष्ठा है उनके क्षेत्र में, वो यथावत रख सकते हैं। बल्कि निर्वाचित लोगों से भी जो पद पर विधायक रहते हैं उनसे भी बेहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन उनके पास में कई प्रकार के विकल्प होते हैं। तो इस कारण से अभी इस बात को मैं मान के चलता हूं कि ये चर्चा यदि हम करें असंतोष है, बहुत प्रीमेच्योर होगा, बहुत वक्त के पहले की बात होगी। इस कारण से अभी हम इसको नहीं, और न ऐसा कोई वातावरण अभी है पार्टी। चलिए, तो गोपाल जी साफ तौर पर कहते हैं कि ना ऐसा कोई वातावरण है, और ये प्रीमेच्योर डिस्कशन की, यानी समय से पहले आप अगर इस पर बात करना शुरू कर रहे हैं, ये उसकी श्रेणी पर आएगा। ब्रिजेन जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम किसी समीकरण पर निर्भर नहीं है। आपने वो योजनाएं भी गिनाई जिनके भरोसे आपका कॉन्फिडेंस या कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ये कहता है कि आप जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन मुझे वो कहानी याद आती है वो बुजुर्गवार की, जिसने अपने अंतिम समय में लकड़ी के गट्ठरों की तरफ इशारा करके कहा कि ये बंधा हुआ लकड़ी का गट्ठर तोड़ो, नहीं टूटा बच्चों से, पुत्रों से। फिर उसने कहा इस लकड़ी को अलग अलग कर दो, तो वो गट्ठर टूट गया। मैं नहीं कहूँगा कि आपके यहाँ बहुत सारी बड़े बड़े नेताओं का जो समन्वय है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके यहाँ गट्ठर बंधा हुआ नहीं है। तो ये गट्ठर जब तक नहीं बनता है तो तब तक बड़े बड़े लक्ष्यों का संधान करना बहुत आसान नहीं होता। इस पर आपकी टिप्पणी क्या आशान्वित है कि 2018 की तरह एकता रूपी सूत्र में आप लोग फिर बन सकते हैं? देखिए, गट्ठर में से जो बिखराव होना था वो हो गया जी। अब जो है आपको मैं बिल्कुल पक्के तौर पे कह सकता हूं जी कि अब जो है उंगलियां 5 नहीं, पूरा बंध के मुट्ठी है, गट्ठर बंधा हुआ है जी। और पूरा गट्ठर बंध के ही जो है ये संघर्ष होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जी। हमारे माननीय भट्ट साहब ने कहा कि जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में ही अधिकांशतः रिजल्ट जाते हैं। ये होता रहा, अब मतलब अधिकांशतः ऐसा ही है। लेकिन कहां पर? अल्पमत की सरकार में नहीं। जो सरकार आज पूरे बहुमत में नहीं हो, उस सरकार के साथ नहीं, ये स्थितियां बनती हैं जब सरकार के पास बहुमत से भी ज्यादा विधायक होते हैं, तब वो परिस्थितियां बनती हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कितने दिन की सरकार है, ये ना भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को पता, ना आपको पता, ना हमें पता, क्योंकि सब जान रहे हैं कि ये तो जनवरी तक जाने वाली सरकार है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो उपचुनाव होंगे इसके रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि आम आदमी में, आम मतदाता में मध्य प्रदेश में केवल एक ही प्रश्न है कि जिन मामाजी से नाराज होकर इस सत्ता को बदला था, जैसे आपने कहा ना कि बहुत कुशल प्रशासक हैं, कुशल प्रशासक तो बहुत से और भी हैं, लेकिन जो है एक चेहरे से जब नाराजी बनती है तो वो संभलती नहीं है। तो आज शिवराज जी से भी भयंकर नाराज हैं लोग, और इसी कारण से बीजेपी को हटाया था और कांग्रेस को लोग के लेकर आए थे। आज मध्य प्रदेश का आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमने तो कांग्रेस को जिताया था और ये कैसे अचानक जो है दंथन करके जो है कांग्रेस को गिरा दिया और ये बन के बैठ गए। इसका बदला मध्य प्रदेश का आम आदमी, आम किसान, आम मतदाता लेगा और इसके परिणाम आप उपचुनाव में देखेंगे। चलिए, ये तो वक्त बताएगा जी, ये वक्त जिस बताएगा। पार्टी में, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा, जी, जिस पार्टी में अडवाणी जैसे लोग, इतने महत्वपूर्ण लोग जिनके दम पे ये पार्टी खड़ी हुई, उनकी कीमत नहीं है। मुरली मनोहर जैसे नेताओं की कीमत नहीं है। यशवंत सिन्हा जी हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, भी हम जोड़ सकते हैं। एक नहीं, अनेकों ऐसे नाम है कि आज उनका कोई नाम ले रहा जिस पार्टी में,
उस चाल चरित्र वाली पार्टी में अपने आप को अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कह नहीं सकते, लेकिन वक्त आने पे अंदरूनी करके दिखाएंगे। चलिए, ये चीज़ वक्त बताएगी, लेकिन ये फ़र्क है दोनों पार्टियों में। इसको आप डीएनए के फ़र्क से जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस में रहते हुए असलम शेर खान कहते हैं कि वो वैकल्पिक कांग्रेस बनाएंगे, और बीजेपी से जिन नेताओं की बात बृजेंद्र सिंह जी ने कही, चाहे वो आडवाणी हो, वो मुरली मनोहर जोशी हो, उनके मन के भाव जो भी हों, लेकिन उनका नारा एक ही होता है, चलेंगे बीजेपी के साथ, पार्टी के साथ, जो भी निर्णय होगा वो सर माथे होगा। इसको आप जिस भी नज़रिए से देखिए, कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है और बीजेपी एक अनुशासन की पार्टी है। इसीलिए एक तरफ नारा है, लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, मन में पीड़ा का सागर हिलोरे भरे, लेकिन वाणी से कुछ भी ध्वनित नहीं होगा। और कांग्रेस में तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, अरे हम चूकेंगे थोड़ी, जो मन में है वही जुबान पर है, और जुबान पर भी इतना अधिक है कि रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप है। लेकिन ये दो पार्टियों का अंतर है, और ये इसी तरह चलेगा साहब, क्योंकि दोनों पार्टियों का डीएनए भिन्न है और उनके स्वरूप और प्रकृति में बड़ा अंतर है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।